तो क्या अब धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्रालय की कुर्सी छिन रही है और साथ में कैबिनेट मंत्रालय का पद भी उनके हाथ से जा रहा है? आखिर सुबह सुबह वो कौन सी खबर आई जिसने चारों तरफ कॉकरोच पार्टी और देश के युवाओं में एक नए किस्म का उत्साह भर दिया? लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में क्या अब आंदोलन खत्म होगा या इस आंदोलन को नया शक लेना पड़ेगा? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों 6 जून भारत के इतिहास में 2014 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ सीए या फिर किसान आंदोलन के बाद कि सरकार न सिर्फ बैकफुट पर गई बल्कि सरकार को अपने फैसलों के बारे में दोबारा से सोचना पड़ा। यह कहा जा रहा था कि कॉकरोच पार्टी और युवाओं के आक्रोश के बाद सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार कर रही, मतलब मोदी को पहली बार झुकना पड़ेगा। दोस्तों मेरे सूत्र बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री का पद लेने पर मुहर लगती हुई दिख रही है और उनको शिक्षा मंत्रालय के बजाय किसी अन्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जाएगा। दोस्तों ऐसा पहले भी हो चुका है। नवंबर 2014 में सुरेश प्रभु केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल में कई रेल हादसे हुए, ठीक वैसे ही जैसे धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में कई सारे एग्जाम परीक्षाएं लगातार पेपर लीक। तो सुरेश प्रभु के वक्त में कई सारे रेल हादसे हुए जिनको लेकर विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की। अगस्त 2017 में सुरेश प्रभु ने इस्तीफे की पेशकश भी की। मोदी सरकार में ऐसा करने वाले सुरेश प्रभु इकलौते मंत्री रहे। हालांकि सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया था, लेकिन 1 महीने बाद उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में शिफ्ट कर दिया गया, मतलब उनका मंत्रालय ले लिया गया और कॉमर्स मिनिस्ट्री दे दी गई। 2 साल तक मंत्री रहे और 2019 के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए। दोस्तों आपको याद दिलाऊं कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी वही मैडम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली स्मृति ईरानी, जिनकी डिग्रियों पर विवाद है कि उनकी डिग्री है भी कि नहीं है, उनके पास शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। गजब की स्थिति है। ग्रामीण इलाकों में कहावत कही जाती है, वो अंधा बांटे सिन्नी घर घराना खाए। दोस्तों तब उस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था और कुर्सी संभालते स्मृति ईरानी सुर्खियों में आ गई। वजह उनकी डिग्री और रोहित वेमुला सुसाइड मामला और जेएनयू में कथित तौर पर या फिर मीडिया के उपज वाले भारत विरोधी नारे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक यह साबित नहीं हो सका कि जेएनयू की उस वीडियो में जिसमें कन्हैया कुमार जिस वीडियो में दिखते हैं उस वीडियो में नारे असली थे। कई सारे लेबोरेटरी रिपोर्ट में यह भी आया कि वो ऑडियो अलग से लगाई गई थी, वीडियो डॉक्टरेट थे। खैर जेएनयू मामले में भारत विरोधी नारे जैसे मामलों में स्मृति ईरानी के बयान, विपक्षी दलों से लेकर सोशल मीडिया तक स्मृति का इस्तीफा मांगे जाने लगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2016 में कैबिनेट में बदलाव हुआ, स्मृति को कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया, यानी कि शिक्षा मंत्रालय छीन लिया गया। बाद में उन्होंने महिला बाल विकास, चुनाव, सूचना एवं प्रसारण, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मिले, लेकिन 2024 में वो मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाई। दोस्तों 2 मई 2014 से अब तक मोदी सरकार में 4 बार बड़े बदलाव किए गए, जिनमें मंत्रियों के इस्तीफे या विभाग बदले गए, नए चेहरे जोड़े गए। इसीलिए इन तमाम चीजों को लेकर के देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी, दशकों से कवर कर रहे पत्रकार, मोदी शाह को नजदीक से जानने वाले, गुजरात के वक्त से उनको कवर करने वाले लोग और मौजूदा वक्त में जिनकी रसाई और पहुंच इस वक्त सत्ता के गलियारों में है, वो ये मान करके चल रहे हैं कि साहब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुहर है, ऐलान कब है बाकी है, या फिर उनका मंत्रालय शिफ्ट होगा। तो दोस्तों जिस अंदाज में, जिस तरीके से 2014 से लेकर के अब तक 4 बार ये बड़े बदलाव हुए हैं, तो ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी। उन बदलावों के बारे में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा बदलाव जुलाई 2021 में हुआ, जब 12 सीनियर कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को हटा दिया गया था। आप जानते हैं उसमें कौन कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े नाम। शायद आप तो भूल भी चुके होंगे इन लोगों को। एक वक्त में रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे लोग सबकी जुबान पर होते थे।
मगर मोदी शाह ने उनको हटा दिया। आज पता नहीं कहां, किन गलियों में, अंधेरी गलियों में है। खैर, इसी बदलाव में धर्मेंद्र प्रधान को प्रमोट करके शिक्षा मंत्री बनाया गया था। मोदी सरकार ऐसी कोई नजीर दरअसल बनाना नहीं चाहती। अब यह कहा जा रहा है कि साहब दबाव में मंत्री का इस्तीफा हुआ और इसीलिए उनके मंत्रालय को शिफ्ट करने की बात है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस बार बात थोड़ी अलग है। बात इस बार देश के युवाओं के साथ, आप किसान आंदोलन उठा करके देख ले, किसान आंदोलन को किस तौर पर बदनाम किया गया, उन्हें क्या कुछ नहीं कहा गया, महिलाओं के साथ दुराचार करने वाला, आतंकवादी जैसे शब्दों का, और सीए वाला तो खैर उसको पूरा का पूरा मुस्लिम आंदोलन थोप दिया गया अमित शाह साहब ने। लेकिन यह भी इत्तेफाक है कि दिल्ली का उसी बीच में दंगे भी हुए और उसके बाद चुनाव हुआ। लेकिन अमित शाह का वो कहना कि इतनी जोर से बटन दबाओ ईवीएम पर कि करंट शाहीन बाग को लगे, मतलब इस किस्म के जहर उगले गए। जी हाँ, मैं जहर लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं। देश के गृह मंत्री के मुंह से अगर ऐसे शब्दों को सुनने में मिले तो अटपटा तो लगेगा ही। अब दोस्तों, कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो सरकार इसे रूटीन प्रोसेस की तरह पेश कर सकती है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट रिशफल भी हो सकता है, कुछ लोग संगठन में जाएंगे, कुछ लोग सरकार में आएंगे। इसका मतलब यह है कि कॉकरोच पार्टी की लड़ाई का असली और पहला मोटिव पूरा होने जा रहा है और यह न सिर्फ अभिजीत बल्कि देश के युवाओं के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़ाई में धार देने में एक नई तरह की धार और एनर्जी मिलेगी। हालांकि दोस्तों, कई ये भी मानते हैं कि मोदी अगर इस्तीफा लेंगे तो ये उन पर, उनकी सरकार पर भारी पड़ने वाला भी होगा। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, खासतौर पर मोदी शाह की सरकार में। इसके लिए मैं आपको चंद मिसालें दिन तारीख के साथ में विषय के साथ बताता हूं। साल 2015 की बात है, मुझे अच्छे से याद है। विवाद शुरू हुआ कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने लंदन में रह रहे भगोड़े ललित मोदी के वहां से पुर्तगाल जाने में मदद की। आरोप गंभीर थे। सुषमा स्वराज और वसुंधरा के इस्तीफे की मांग जोर शोर से उठ रही थी और तब जून 2015 केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था, नहीं, इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते भैया, आप जाकर के सोशल मीडिया पर वीडियो देख ले। और उन्होंने आगे क्या कहा था, ये यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। राजनाथ का यही बयान बीजेपी सरकार का अघोषित नियम बना हुआ है। दोस्तों, देखा जाए तो पता चलता है कि मोदी सरकार में किसी मंत्री के इस्तीफे ना देने का इतिहास रहा है। सिर्फ एमजे अकबर, याद है आपको एमजे अकबर? एक वक्त में देश में सबसे बड़े पत्रकारों की लिस्ट में उनका नाम हुआ करता था। उनके एक एक लेक्चर विदेश में 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए एक लेक्चर के उनको मिलते थे और बीजेपी में गए, उनको मंत्रालय मिला। लेकिन एमजे अकबर का मामला अगर छोड़ दें, उनको किस वजह से छोड़ना पड़ा? मी टू, आपको याद होगा पूरा आंदोलन चला था। 2018 में मी टू मामले में एमजे अकबर ने विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। नवंबर 2021 में भी विपक्ष ने गड़बड़ी, भ्रष्टाचार जैसे आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी नेताओं के इस्तीफे की बात की, वरना संसद नहीं चलने देने की बात की। तब भी मोदी सरकार ने विपक्ष को संदेश भिजवा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल बीजेपी को लगता है कि इस्तीफे का राजनीतिक मतलब निकलेगा कि सरकार से गलती हुई। मुझे याद आता है दोस्तों कि यूपीए के दौर में अशोक चौहान से शुरू होकर कई लोगों का इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में यूपीए सरकार ऐसे दबाव को संभाल नहीं पाई। मोदी सरकार उसी से सबक लेती दिखती है। इनकी रणनीति और विश्वास है इनको कि हमें जो कर रहा है वो हम करेंगे। अब अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेती है तो यह मैसेज जा सकता है कि सरकार से गलती हुई। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा होना मुश्किल है। सरकार किसी तरीके से यह नहीं दिखाना चाहती कि उसने किसी दबाव या आरोप के चलते अपने मंत्री का इस्तीफा लिया। अभी सरकार पर इतना ज्यादा दबाव नहीं है। मगर दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनसे इस्तीफा लेना जरूरी है, चाहे वो खुद दें या फिर मोदी शाह मजबूर होकर उनसे इस्तीफा लें। क्योंकि एक बार नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान ने बार बार यह सब होने दिया। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में 5 बड़े एग्जामों में गड़बड़ियां हुई। 5 मई 2024 करीब 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट यूजी 2024 का एग्जाम दिया। 4 जून को नतीजे आए तो 67 स्टूडेंट को 720 में से 720 अंक मिले। उनमें 6 बच्चे हरियाणा के झज्जर के बच्चों और टीचर्स ने गड़बड़ी और पेपर लीक का आरोप लगाया। देश के कई हिस्सों में स्टूडेंट और छात्र संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। सदन से लेकर सड़क तक चर्चा हुई।
फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1500 से ज्यादा स्टूडेंट का एग्जाम हुआ। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पेपर लीक हुआ है। सीबीआई ने जांच की और पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि कोचिंग नेटवर्क से लेकर बिचौलिए तक ने पेपर लीक कराया। रिक्रूटमेंट एग्जाम की जिम्मेदारी एनटीए से ली गई। तब तय हुआ कि अब एनटीए सिर्फ नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम कराएगा। इसी तरीके से दोस्तों, इसी तरह 18 जून 2024 एनटीए ने यूजीसी नेट 2024 का ऑफलाइन एग्जाम करवाया। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेशनल और पीएचडी में एंट्रेंस के लिए करीब 9 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिए। परीक्षा वाले दिन दोपहर करीब 3 बजे पता चला पेपर लीक है। 5-6 लाख रुपए में बेचा गया। नंबर 3, नीट 2026 पेपर लीक। 3 मई 2026 22,79,000 छात्रों ने यूजी 2026 का ऑफलाइन एग्जाम दिया। 7 मई को खबर आई कि क्वेश्चन पेपर लीक है और तब से यह सब कुछ चल रहा है, आपके सामने है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में मोदी सरकार चुपचाप खामोश तमाशाई बनी है। क्या वो भी इसमें भागीदार है? लेकिन दोस्तों, जो रात की खबर है धर्मेंद्र प्रधान के लिए बैड न्यूज की, क्या वो हो पाएगा? इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें।